स्वागत दोस्तों, के सामने मोदी पर चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, आखिरकार राहुल गांधी ने जिस छात्र आंदोलन की शुरुआत अब धीरे धीरे करके इस मामले को लेकर मैदान में कूद रहे हैं दिग्गज लोग। दोस्तों बताएंगे लालू यादव जी आज बिहार में कर चुके हैं ऐलान की जल्दी से पहुंचो पटना। बताएंगे कैसे कार्यकर्ता आरजेडी के इकट्ठा होकर पटना में करने वाले हैं जोरदार तरीके का घमसान। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में अगर आप भी मानते हैं कि छात्रों का यह आंदोलन नहीं रुकने वाला है दोस्तों और असली मुद्दों पर हो रही है अब देश के अंदर बातचीत और देश के छात्र ही जंजी ही बदलेंगे देश की सरकार, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सबसे पहले दिल्ली के अंदर जोरदार तरीके का आंदोलन हुआ। कांग्रेस पार्टी के भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की तरफ से किए गए जोरदार तरीके के आंदोलन और कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थन के बाद धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा और राहुल गांधी के द्वारा जगह जगह किए जा रहे छात्रों के कार्यक्रम यानी छात्रों की गूंज कार्यक्रम के मामले को मिल रहे जोरदार समर्थन के बाद झारखंड के अंदर हुए जबरदस्त आंदोलन और मिली सफलता के बाद अब सारा का सारा कारवां बिहार की ओर बढ़ चुका है दोस्तों। और बिहार में अब कोई छोटे मोटे नेता नहीं बल्कि बिहार की राजनीति के सबसे बड़े दिग्गज नेता लालू यादव 4 बार मुख्यमंत्री मैदान में कूद रहे हैं दोस्तों। लालू यादव जी बिहार के सिवान के अंदर हुई एक घटना से जुड़े मामले को लेकर मैदान में कूदने का ऐलान कर चुके हैं दोस्तों। आज राष्ट्रीय जनता दल 19 अगस्त को सुबह 11 बजे राजभवन की ओर पदयात्रा निकालेगी दोस्तों। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे युवाओं के खिलाफ जैसी कार्रवाई बीजेपी की बिहार सरकार ने की है, भाजपा के मुख्यमंत्री ने किया है, यह इतिहास में अभूतपूर्व है दोस्तों। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर इस मुद्दे को लेकर चुप्पी साधने का आरोप लगाया दोस्तों। सिवान की घटना का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि छात्र अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और वहां AK-47 से गोलियां चलाई जा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया और बताया कि इस मामले पर पहले DGP से भी मुलाकात की गई थी, लेकिन सरकार से जिम्मेदारी तय करने की मांग तो हमने की लेकिन कोई एक्शन तक नहीं लिया गया। इस मामले को लेकर अब लालू यादव मैदान में कूदते हैं दोस्तों। लालू यादव ने कहा अपने सारे कार्यकर्ताओं से, आरजेडी के कार्यकर्ताओं से कि बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचो पटना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना में जुटे, हम करेंगे राजभवन का मार्च। यानी लालू यादव जब भी कोई बड़ा कॉल देते हैं दोस्तों, यानी आह्वान करते हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, तो गांधी मैदान भर जाता है। तो ये तो राजभवन की ओर मार्च करने का उन्होंने आह्वान किया है दोस्तों। तो कितनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आरजेडी के लोग जुटेंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अगर आप भी मानते हैं कि लालू यादव का कॉल देना यानी बुलाना और कार्यकर्ताओं का आना ये अपने आप में बिहार के अंदर हमेशा से इतिहास बनाता आया है। 2015 में लालू यादव ने रामलीला मैदान भरने का कॉल दिया था दोस्तों और रामलीला मैदान में, इतने बड़े मैदान में कहीं पैर रखने की कोई जगह नहीं थी। तो अब लालू यादव खुद कॉल दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। इसका मतलब आज बिहार के अंदर छात्रों के मामले को लेकर होगा जोरदार तरीके का संघर्ष दोस्तों। और मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि अब बीजेपी के लोग या उसके सहयोगी इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को बीजेपी सरकार से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो बड़ी अपडेट सामने आती है दोस्तों वो ये कि केंद्र सरकार में मंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी को चिट्ठी लिखी है और उन्होंने छात्रों का समर्थन करते हुए छात्रों के पक्ष में अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहता हूं कि छात्रों की मांग को पूरा किया जाना चाहिए। दरअसल दोस्तों ये सहायक प्रधान अध्यापक नियुक्ति से जुड़ा हुआ पूरा मामला है जिसे लेकर उन्होंने 6 बड़ी मांग की है और इस पर भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री से कदम उठाने के लिए बोला गया है। कुल मिलाकर दोस्तों 17 अगस्त को लिखे गए इस चिट्ठी के बाद एक बात तय हो गई है दोस्तों की चिराग पासवान पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को छात्रों के साथ खड़ा दिखाया जाए, क्योंकि छात्र बिहार के अंदर किसी एक नेता की तरफ देखना चाहते हैं दोस्तों और इसमें तेजस्वी यादव बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान जिनको माना जाता था कि युवाओं की बातें करेंगे, लेकिन युवाओं की बातें करना तो दूर की बात दोस्तों, ये तो केंद्र में मंत्री बने बैठे हुए हैं और इनको केंद्र का मंत्री का पोस्ट मिल गया है, इससे ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। और यही बड़ा कारण है कि अब ये छात्रों के बीच में मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन ये केवल खाना पूर्ति वाला मैसेज है। अगर आप भी मानते हैं कि जो छात्रों के लिए संघर्ष करेगा बिहार के छात्र उनके साथ खड़े रहेंगे और तेजस्वी यादव ने जो आज राजभवन के घेराव का कॉल दिया है दोस्तों ये एक बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है। तेजस्वी यादव ने एक और बयान देते हुए मीडिया के सामने आते हुए कहा कि आप चाहे स्कूली छात्र हो, कॉलेज में पढ़ते हो, शोधकर्ता हो, विद्यार्थी हो, अध्यापक हो, अभ्यर्थी हो, प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले लोग हो, बेरोजगार हो, लगातार हो रहे पेपर लीक से आहत एवं चिंतित हो, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर व्यथित हो, कामकाजी हो, व्यवसायी हो, सम्राट चौधरी की सरकार जन विरोधी सरकार की नीति और AK-47 वाली सोच से परेशान हो, सिविल सोसाइटी का हिस्सा हो, आप समाज के किसी वर्ग से हो, किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए हो, अगर आपको बिहार के परीक्षा की विश्वसनीयता को लेकर चिंता है तो आप लोग 19 तारीख को राजभवन मार्च करने के लिए हमारे साथ आइए। सत्ता में बैठे भ्रष्टाचारियों को उनके अहंकार भरी नींद से झकझोर कर उठाने का काम हम लोग करेंगे। आप लोग भी अपना योगदान दीजिए। तो डंके की चोट पर बुलाया जा रहा है दोस्तों। देखते हैं बिहार में आज किस तरीके का होगा जबरदस्त संघर्ष। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर
बीजेपी के नेता किरण रिजिजू देश की जनता के साथ में साइकोलॉजी का गेम खेल रहे हैं दोस्तों। यानी जब सवाल उठ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह संसद के अंदर आकर जवाब क्यों नहीं देते कि उनकी पुलिस ने क्यों छात्रों के ऊपर हमला किया, पैलेट गन का इस्तेमाल किया, यहां तक कि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि कई सारे बच्चे पैलेट गन के कारण घायल हुए हैं दोस्तों। ऐसा अपडेट भी सामने आया था और इस पर बयान देना था इनको किरण रिजिजू को दोस्तों। लेकिन बड़ी बात यह है कि उस समय किरण रिजिजू केवल इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि शाह आएंगे, शाह आकर बयान देंगे या नहीं देंगे, इस बात की चर्चा नहीं कर रहे थे कि पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों किया गया और लाठी डंडे क्यों बरसाए गए। अब क्योंकि टाइम कुछ बीत चुका है, यानी 13 तारीख को संसद की कार्रवाई खत्म हो चुकी है दोस्तों और 6-7 दिन बीत गए हैं, तो अब ये लोग सोच रहे हैं कि आम जनता के बीच में ये मुद्दा ताजा तो है नहीं, तो ये जो आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है इस आरोप को स्वीकार करने की जगह आरोप का खंडन ही कर देते हैं, यानी बोल ही देते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, यानी गैस लाइटनिंग कर रहे हैं दोस्तों। और आकर कहते हैं कि जंतर मंतर के अंदर एक भी बच्चे को परेशानी नहीं हुई, एक को दिक्कत नहीं हुई, किसी की हड्डी नहीं तोड़ी गई और किसी एक को अस्पताल के अंदर सीरियस इंजरी के कारण यानी सीरियस घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती नहीं कराया गया। यानी छात्रों के ऊपर पैलेट गन का क्यों इस्तेमाल किया गया और छात्रों को प्रताड़ित क्यों किया गया ये बताने की जगह वो बता रहे हैं कि छात्रों के ऊपर हमला किया ही नहीं गया, यानी छात्रों को प्रताड़ित नहीं किया गया। यानी दोस्तों अमित शाह को जिस मामले पर माफी मांगनी है उस मामले को ही मानने को तैयार नहीं है किरण रिजिजू, और ये कुछ दिन बीतने के बाद इनका बयान आया है तो ये साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं। तो इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि मोदी के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए, संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण तरीके से पैलेट गन चली, कील लगी हुई लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई और एक बच्ची का कान कट गया, इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए क्या? मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हुआ हूं, हजारों वीडियो देश ने देखा है। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है, पहले बच्चों पर लाठी चलाओ फिर बोल दो कि कुछ नहीं हुआ। पूरे सत्र लापता, अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी उन्होंने। और सच्चाई ये है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं जिन्हें ना अपनी गलती दिखाई देती है ना ये लोग मानने को तैयार है। देश के बच्चों से झूठ मत बोलिए, देश के बच्चों के पास आंखें भी है और उनकी याददाश्त भी है, यानी इनको लगता है दोस्तों कि आम जनता ज्यादा दिन चीजों को याद नहीं रखती है तो उसका खंडन कर देते हैं, यानी बोलते हैं कि हमला ही नहीं किया गया था ताकि अमित शाह को जवाब ही ना देना पड़े। अगर आप भी मानते हैं कि देश इन सारी तरकीबों को जानता है और ये सोशल मीडिया का जमाना है जहां पर एक एक वीडियो जनता के पास मौजूद है दोस्तों और भाजपा के लोग अब इसका खंडन कर नहीं सकते। साथ साथ 15 अगस्त के दिन कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में वंदे मातरम के दौरान सोनिया गांधी जी को लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया दोस्तों और दावा किया गया कि उन्होंने वंदे मातरम का अपमान किया है, जबकि वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कुर्सी की व्यवस्था करने के लिए बोल रही थी। अब इस मामले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर आपत्ति जताई, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत को उनके पुराने वर्जन में गाना अपराध नहीं है। महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ भी इन लोगों को शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि देखिए वे क्या शिकायत दर्ज कराएंगे, क्या शिकायत दर्ज करेंगे? हमने वही वंदे मातरम गाया जो महात्मा गांधी ने गाया था, हमने वही गाया जो जवाहरलाल नेहरू ने गाया था। पिछले 18 साल में हम वही गा रहे हैं जो उन्होंने गाया, जिसमें वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा गाया गया वर्जन भी शामिल है। कांग्रेस पार्टी ने आगे कहा कि 12 साल तक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम गाया, तो इतने सालों तक क्या वो गलत गा रहे थे? अगर गलत गा रहे थे तो उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी के खिलाफ भी केस दर्ज कर दो और नेहरू जी के खिलाफ भी केस दर्ज कर दो। अब ये बीजेपी वालों को बताए कौन दोस्तों, 1937 में वंदे मातरम को लेकर पूरी ठीक ठाक बहस हो चुकी है, जिसमें गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर से लेकर मौलाना आजाद और सुभाष चंद्र बोस से लेकर सरदार पटेल और बड़े बड़े दिग्गजों ने अपनी अपनी बातें रख दी थी। और उसके बाद यह तय किया गया था कि कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में वंदे मातरम गीत के 2 पैराग्राफ गाए जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं गाया जाएगा और 2 ही पैराग्राफ हर जगह गाया जाता है। वैसे भी जब वंदे मातरम गाना है साथ में राष्ट्रीय गान गाना है तो ऐसे में टाइम कुछ ज्यादा हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी में करना होता है तो केवल 2 ही पैराग्राफ गाना चाहिए। और इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि कई सारे अलग अलग समुदाय के लोगों की धार्मिक भावना 2 से ज्यादा पैराग्राफ पढ़ने पर हो सकती है दोस्तों, वरना वंदे मातरम का सम्मान तो सब लोग करते हैं। और यही चर्चा हुई थी तो सरदार पटेल से लेकर सुभाष चंद्र बोस सबने मिलकर कहा था कि ठीक है हम 2 ही पैराग्राफ पढ़ेंगे ताकि समाज के अंदर इस बात को लेकर आपस में विभाजन नहीं होना चाहिए, सबको मिलकर देश को आगे बढ़ाना है और इस बात को स्वीकार किया था। लेकिन बीजेपी वाले पूरा का पूरा वंदे मातरम अनिवार्य करके देश में नई तरीके की बहस छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यूं कहिए कि पुराना मुर्दा उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इस मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2 शब्द 2 टूक एकदम बोल दिया है कि महात्मा गांधी पर मामला दर्ज कर दो, आपराधिक मामला, और नेहरू जी पर कर दो, ऐसे ही अलग अलग सारी बड़ी हस्तियों के ऊपर कर दो जिनकी अपनी अपनी तरीके की राय थी। तो आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस पूर्व दिल्ली के कौंडली के विधायक से पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार को मंगलवार तड़के उनके आवास से हिरासत में लिया गया, उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। केजरीवाल ने विधायक के ठिकाने को लेकर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस से स्पष्टीकरण मांगा दोस्तों। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि कुमार को सुबह करीब 4 बजे उनके घर से ले जाया गया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, हमारे विधायक कुलदीप कुमार कहाँ है, इसका जवाब दीजिए। आज सुबह 4 बजे उनके घर
घर पर दिल्ली पुलिस पहुंच जाती है, उनको घर से उठाकर लेकर चली जाती है, सीसीटीवी कैमरे का फुटेज डिलीट कर दिया जाता है, डीवीआर लेकर चले जाते हैं। और आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि यदि पुलिस किसी विधायक को उनके घर से बिना किसी सबूत के, बिना किसी सूचना के उठाकर लेकर चली जाएगी तो आम आदमी पार्टी मदद के लिए कहां जाएगी। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा कि आपकी ये दबंगई देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये बहुत ज्यादा हो चुका है। जब आप एक विधायक को घर से उठवा ले रहे हो तो फिर देश में कौन सुरक्षित बचेगा। और कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है इस पर। आम आदमी पार्टी के दिल्ली इकाई के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सादे कपड़े में 20 के आसपास पुलिसकर्मी उनके आवास पर, कुलदीप कुमार के आवास पर पहुंच जाते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस एक मृतक सफाई कर्मचारी परिवार पर उसका अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रही थी। और ऐसे में दोस्तों आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अहम निर्देश दिया है। दोस्तों मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने पोक्सो जैसे गंभीर मामले को लेकर लोगों को छोड़कर बाकी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए, ये बयान दिया है। दोस्तों यानी दावा किया गया पुलिस के द्वारा कि ये जो बवाल किया गया था दिल्ली के अंदर छात्रों के आंदोलन के दौरान, इसमें कई सारे ऐसे लोग थे जिनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज थे। हालांकि पुलिस ने पूरी डिटेल नहीं बताई कि कितने लोग ऐसे थे। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह है कि दिल्ली पुलिस को अपने द्वारा किए गए एक्शन यानी जो लाठीचार्ज वगैरह किया गया था, छात्रों को पीटा गया है दोस्तों, तो इस मामले पर दिल्ली पुलिस को अपनी बातों को एकदम सही साबित करना है। तो वो ये बोलेंगे कि इसमें कई सारे अपराधी शामिल थे, ताकि कई सारे अपराधी बोलकर जिन लोगों के ऊपर भी लाठीचार्ज कराया गया उसको भी एक जस्टिफाई किया जा सके, यानी उसको भी न्याय संगत बताया जा सके। तो दिल्ली पुलिस कोशिश ये कर रही है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जिनके ऊपर कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं थे, या जो लोग पूरी तरीके से देश समाज में कोई भी हिंसात्मक गतिविधि में शामिल नहीं थे, या फिर यूं कहिए कि देश के सच्चे नागरिक है, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं इस मामले को लेकर दिल्ली पुलिस वाले कई सारे लोगों पर कार्रवाई कर रही है दोस्तों। तो कितने के खिलाफ इनको चार्जशीट मिला हुआ है, पुराना चार्जशीट मिला हुआ है, कितने आपराधिक बैकग्राउंड वाले हैं। अगर आप भी मानते हैं कि कुछ एक लोगों के नाम पर सब लोगों को लपेटने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही थी, लेकिन कोर्ट ने कहीं ना कहीं एकदम तार्किक बात कही है। इस पर आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अखंड मूड बीजेपी झारखंड इकाई से जवाब मांगने का कोई फायदा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी को अखंड मूड बता दिया, यानी अखंड मूर्ख बता दिया दोस्तों। और झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे कहता है कि इन लोगों की सच्चाई ये है कि इनके राज्यों के अंदर खुद बीजेपी ने सीबीआई जांच की मांग को अस्वीकार किया। कारण क्या है इसका जवाब दो। यानी भाजपा वाले कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन छात्रों के आंदोलन की एक जो मुख्य मांग थी वो सीबीआई जांच की थी। और आप लोग जानते हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है, अगर सीआईडी जांच करेगी तो वो तो राज्य सरकार के अंतर्गत आएगी। और जब सीबीआई जांच करेगी तो सीबीआई कैसे जांच करती है आप लोग को पता है दोस्तों। बीजेपी वाले चाहते हैं कि जो भी ये मामला है छात्रों के आंदोलन से जुड़ा हुआ, इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। छात्र भी खुश हैं, लेकिन बीजेपी सीबीआई जांच कराने पर तुली पड़ी है और इसे लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा जा रहा है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस पर करारा पलटवार किया दोस्तों। जेएमएम ने कहा कि भाजपा वाले खुद सीबीआई की जांच करवाते नहीं है और हमारे राज्य के अंदर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होता है वर्ष 2024 में, यहाँ पर घपले का मामला सामने आता है। सीबीआई जांच कराई गई, नहीं कराई गई। उत्तर प्रदेश का आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर उठे सवाल, सीबीआई जांच कराई गई, नहीं कराई गई। उत्तराखंड में पटवारी परीक्षा को लेकर सीबीआई जांच बीजेपी ने करवाई, नहीं करवाई। बिहार में बीजेपी सरकार है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के मामले को लेकर अपडेट आती है 2023 में, तब नीतीश मुख्यमंत्री थे दोस्तों, तभी नहीं इन्होंने जांच करवाई। बिहार में सिपाही भर्ती और अन्य भर्ती परीक्षा 2023-24 को लेकर अपडेट आती है कि यहाँ भी पेपर लीक की जानकारी है, तो फिर जांच करवाया जाए, जांच नहीं करवाई गई। गुजरात के अंदर हेड क्लर्क भर्ती घोटाला मामले को लेकर कोई जांच नहीं हुई। हरियाणा के अंदर एचएसएससी भर्ती परीक्षा को लेकर क्लर्क ग्रुप डी सहित कई मामले को लेकर कोई सीबीआई जांच नहीं कराई गई। यानी खुद के राज्य के अंदर सीबीआई की जांच वगैरह भी नहीं करवाएंगे, लेकिन दूसरे के राज्य के अंदर, क्योंकि सीबीआई के जांच के अंतर्गत कई सारे नेताओं को लपेटे में लेकर आना है ताकि राज्य के अंदर सरकार को अस्थिर किया जाए। और जिस तरीके से हेमंत सोरेन को चुनाव के दौरान जेल में डाल दिया गया था दोस्तों, उस तरीके की हरकतें करने के लिए एक इनको बहाना चाहिए। यही बड़ा कारण है कि सीबीआई से जांच कराने के लिए बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि सीबीआई से जांच कराने पर डर रहे हो क्या। सवाल ये उठता है कि सीबीआई में अगर निष्पक्षता होती और सीबीआई पर 100% सबका विश्वास होता तो जांच कराने में क्या दिक्कत आ रही थी। लेकिन दिक्कत यह है कि सीबीआई एक ऐसी संस्थान बन चुकी है ईडी और अन्य संस्थानों के साथ में कि विश्वास तो अब किसी को रहा नहीं है। सब ये मानकर चलते हैं कि जो कोर्ट ने एक बार सीबीआई को लेकर बोला था कि पिंजड़े में बंद तोते की तरह बर्ताव करते हैं, तोते की तरह किसी एक इशारे पर काम करते, तो बस वही बात है। साथ साथ जेपीएससी गड़बड़ी मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। 3 आरोपी और 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ी के मामले को लेकर आरोपी मनोज कुमार, रोशन केरकटा और उमाकांत उमराव को 5 दिनों के लिए रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी अक्षय कुमार तिवारी और सुषमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो अब एक्शन के मूड में भी आ गई है दोस्तों सीआईडी, और पूरी तरीके से झारखंड पुलिस कार्रवाई भी सही से कर रही है। लेकिन बीजेपी वालों को चाहिए कि सीबीआई जांच करवा दीजिए, हर बात पर सीबीआई जांच करवा दीजिए और पैसा भी खर्च करिए राज्य सरकार, और बाद में पता
पता लगा सीबीआई जांच के नाम पर विपक्ष के नेताओं के पीछे ही पड़ गए और बाद में सबको क्लीन चिट दे दिया गया, लेकिन तब तक सरकार गिरवा दी गई जो कई राज्यों के अंदर हो भी चुका है। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मौत की सजा देने के लिए फांसी की मौजूदा व्यवस्था खत्म करने की याचिका पर अपनी जानकारी दी है। दोस्तों कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके कारण फांसी को असंवैधानिक घोषित किया जाए। याचिका में फांसी को क्रूर, अमानवीय और दर्दनाक बताया गया, तो इस पर कोर्ट ने कोई खास जानकारी नहीं दी है। दोस्तों कोर्ट ने मामले को खंडन कर दिया है। मांग की जा रही थी कि अलग अलग तरीके से फांसी की जगह अलग अलग तरीके से सजा दी जा सकती है, जिसमें इंजेक्शन देना, गोली मारना, बिजली का करंट लगाना और ये गैस चैम्बर वाली बातें। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में अभी चलेगा नहीं। दोस्तों साथ साथ दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 20 जुलाई का संसद मार्च गैर कानूनी था, इसकी परमिशन नहीं थी। जंतर मंतर प्रदर्शन के लिए हिस्ट्री शीटर भी आए थे। पुलिस ने बताया कि संसद मार्च में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़े और पुलिस की मारपीट की, जिससे प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहा। हालात संभालने के लिए बल प्रयोग किया गया, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग नहीं किया गया। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस सचिन शर्मा ने हलफनामा दाखिल करके ये जानकारी दी। इसे पुलिस से ज्यादती की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग वाली याचिका के जवाब के तौर पर पेश किया गया। दोस्तों 4 संबंधित याचिका में भी ये जवाब इस्तेमाल होगा। ऐसे में संसद मार्च को लेकर ये एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो सीजेपी का संसद मार्च गैर कानूनी था, अब ये बोलकर भी कोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं पुलिस अपनी बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों साथ साथ मुंबई के TISS के अंदर दीक्षांत समारोह होने वाला था, यानी कन्वोकेशन होने वाला था और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें नहीं गए। एक बड़ा कारण यह है कि हैदराबाद में कुछ दिनों पहले नालसार यूनिवर्सिटी के अंदर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए थे, सूर्यकांत गए थे, तो उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। दोस्तों जिसके बाद नालसार यूनिवर्सिटी के छात्रों को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी करते हुए छात्रों को किसी भी कोर्ट के अंदर देश में प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा, इस तरीके धमकी दी गई थी। लेकिन बाद में जब विरोध हुआ तो मनन मिश्रा ने अपना माफीनामा छात्रों को भेजा और कहने लगे कि युवाओं के प्रति हम लोग सम्मान का भाव रखते हैं। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी कहा कि नालसा के छात्रों और मेरे बीच का ये पूरा मामला था, इसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या कर रहा है। तो इस मामले को लेकर अब जो बड़ी अपडेट है दोस्तों वो ये कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के 86वें दीक्षांत समारोह में बुलाए गए थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चीफ गेस्ट के तौर पर जाने से मना कर दिया। इसका बड़ा कारण यह है कि 22 अगस्त को ये समारोह होने वाला था और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डायरेक्टर CS प्रमेश मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मुख्य अतिथि बनने से मना इसलिए कर दिया क्योंकि उनको लगा कि हो सकता है यहाँ भी प्रदर्शन किया जाए। और वैसे भी मुंबई में जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है वो काफी ज्यादा चर्चा में रहता है दोस्तों, खासकर देश के सामाजिक मुद्दों को लेकर जोर शोर से बातें अपनी डंके की चोट पर रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा यूनिवर्सिटी है दोस्तों जहाँ के छात्र कई सारी बातों को लेकर अवेयर माने जाते हैं, यानी JNU से ही प्रभावित माने जाते हैं और JNU में इतने छात्र प्रभावित रहते हैं, उसी तरीके का मामला यहाँ पर भी है। साथ साथ कॉकरोच जनता पार्टी के नेता आशुतोष रांका ने दावा किया कि पार्टी कार्यकर्ता शेख अब्दुल हफीज के पिता की मौत बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई के बाद हुई। सीजेपी टीम ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में उनके परिवार से मुलाकात की। हाफिज के पिता मफीक पर 13 अगस्त को हमला हुआ था, 2 दिन के बाद उनकी मौत हो गई। 208 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा स्कूल ठीक करो नाम का एक अभियान चलाया गया था, जिसके तहत अलग अलग स्कूलों में जाकर बदहाली का वीडियो बनाना था दोस्तों। और ये वीडियो बनाने के लिए जब पहुंचे तो उनके साथ मारपीट किया गया, यानी हाफिज के परिवार को धमकी देने और बंगाल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करने का भी पूरा मामला सामने आया है। बीजेपी के विधायक निर्मल धारा और उनके समर्थकों ने हाफिज को धमकाना शुरू कर दिया दोस्तों, यानी एक व्यक्ति को पीटा गया, उनको चोट भी लगी दोस्तों। लेकिन मेडिकल वाले कह रहे हैं, यानी डॉक्टर कह रहा है कि वर्धमान मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद बताया कि जानलेवा चोट नहीं थी, बल्कि रात में उनकी जो मौत हुई है उसका बड़ा कारण है कि उनका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे चढ़ उतर रहा था, जिसके बाद ये स्थिति बनी है। अब परिवार के लोगों का अलग दावा है दोस्तों, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षा की बदहाल स्थिति दिखाने के लिए शिक्षा केंद्रों पर पहुंचता है तो उसमें मारपीट करने वाली बात क्या है। ये तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खुलेआम गुंडागर्दी है दोस्तों। और क्योंकि मुस्लिम समाज से आने वाले व्यक्ति हैं हाफिज, तो उनके साथ ये मारपीट कहीं ना कहीं देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के प्रति हिंसा को दर्शाता है दोस्तों, कि कैसे देश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के प्रति कितनी गंभीर तरीके की हिंसाएं चल रही है। और अगर आप भी मानते हैं कि डॉक्टर कुछ भी बोले, आखिरकार पीटा क्यों गया और चोट क्यों लगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये बहुत गंभीर मामला है तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ मार्च से लेकर जुलाई के बीच में सरकार ने कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का आदेश जारी किया दोस्तों। 2024-25 में काफी ज्यादा, यानी हर दिन लगभग 6 अकाउंट को बैन करने का आदेश सरकार की ओर से जारी किया गया था। इस पर अजीत अंजुम कहते हैं कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को हर मिनट एक ब्लॉकिंग का ऑर्डर जारी किया। मार्च से जुलाई के बीच में सरकार ने सोशल मीडिया कंपनी को 68 सेकंड के औसतन एक ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किया। इसे ज्यादा से ज्यादा आदेश इंस्टाग्राम को लेकर भेजे गए, जो देश के अंदर विरोध प्रदर्शन का एक मुख्य कारण बना था, यानी जिस प्लेटफॉर्म पर सबसे ज्यादा शेयर किया जाती थी बातें दोस्तों। अक्टूबर
2024 से सितंबर 2025 के बीच में रोजाना कंटेंट हटाने के औसतन आदेश की संख्या 6 थी। ये जानकारी सहयोग के आंकड़ों से पता चलता है। औसतन 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग का ऑर्डर जारी किया जा रहा है। यानी देश के अंदर आप समझिए कि सोशल मीडिया अकाउंट पर क्या क्या चलेगा, किस तरीके का प्लेटफॉर्म है और कौन सा वीडियो प्रतिबंधित किया जाएगा। तो ये सारी बातें सरकार भेज रही है दोस्तों, आदेश भेज रही है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं माई वे और हाईवे वाली बातें चल रही है कि हमारी तारीफ करो, हमारे साथ मिलकर रहो, अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोलकर तुम्हारा वीडियो हटवा देंगे और चैनल भी डिलीट करवा देंगे। तो इस तरीके की जो हरकतें हैं दोस्तों, इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं एक डर है भाजपा सरकार में। और अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर बोलने की आजादी पर ताला लगाने का ये एक ऐसा प्रयास है दोस्तों कि जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक बयान दिया था। उन्होंने दिमागी नक्सल शब्द का इस्तेमाल किया था। तो इस पर एक व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही दोस्तों। उन्होंने कहा कि एक किताब है 1984 जॉर्ज ऑरवेल की, जिसमें बताया जाता है कि कैसे दिमाग को लोगों को कंट्रोल किया जाता है, यानी लोगों के दिमाग को कंट्रोल किया जाता है। इसमें एक शब्द आता है थॉट क्रिमिनल, यानी अगर कोई व्यक्ति सरकार से इतर किसी और तरीके से सोचता है जिससे सरकार को खतरा महसूस होता है, खासकर बीजेपी के सरकार को अगर खतरा महसूस होगा तो वो लोग उस सोचने वाले व्यक्ति को दिमागी नक्सल बता देंगे। और उसी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ये लोग यहाँ कर रहे हैं। यानी जो नोवेल में बातें लिखी हुई है, किताब में बातें लिखी हुई है, उसी का इस्तेमाल बीजेपी के लोग यहाँ कर रहे हैं और थॉट क्रिमिनल बताने की किसी को कोशिश कर रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।